हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बार फिर बहुत ही हमारी बेहतरीन सीरीज जो हम लोग यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल, जो कि जी हाँ मेडिकल सर्जिकल जो हम डील कर रहे हैं इन द क्रैश कोर्स एजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, जो बहुत जल्द ही अगस्त में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 31 मई में लास्ट डेट था फॉर्म का एप्लीकेशन का। 1 जुलाई जो था या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो था उसमें टेंटेटिव डेट माना जा रहा था एग्जामिनेशन का, बट उसमें नहीं हुआ है। तो अगर मई के लास्ट से देखा जाए तो जून जुलाई अगस्त अभी चल रहा है, तो ऑलरेडी इट्स बीन 3 मंथ्स एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है फॉर द केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे हमने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट करा था, जिसमें आप सभी से मैंने प्रॉमिस करा था कि 100 पर स्पेशलिटी आपको सारी स्पेशलिटी के थ्रू हम लोग एक के बाद एक एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। मेडिकल सर्जिकल अभी हमारा चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच साइन डजंट इंडिकेट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कौन सा साइन इंडिकेट नहीं करता है? तो पहले ये समझ लेते हैं भाई कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है उसमें साइन एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं। तो अगर हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या देखने को मिलेगा? जनरली जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है, हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट। बिकॉज हाइपोवॉल्यूम में क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे फ्लूइड लॉस होता है। हैवी फ्लूइड वॉल्यूम जो है, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस होता है इन केस ऑफ द आरटी, दैट इज द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और द बर्न इंजरी। तो यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिया में जब पेशेंट जाता है, जब फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो यहाँ पे पेशेंट का जो हार्ट है वो कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ा देता है, टैकीकार्डिया में जाएगा और अल्टीमेटली बीपी जो है, बिकॉज ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है तो बीपी जो है गिर जाता है, फॉल हो जाता है, हाइपोटेंशन में पेशेंट जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसा लिखा है ऑप्शन सी, तो यहाँ पे आपको कोल्ड स्किन भी देखने को मिल सकती है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन भी देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है अगर नहीं हुआ, या फिर पेशेंट को कोई भी रिजस्टिकेशन नहीं मिला, फ्लूइड रिजस्टिकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, या तो उसको कोई थेरेपी नहीं मिलती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो फिर ये हार्ट रेट क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी। ये लेट साइन है, ये ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। मतलब क्या है भाई, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा किसमें? हाइपोवॉल्यूमिया में ब्रेडिकार्डिया भी होगा, लेकिन लेट है। कैसा साइन है? लेट साइन है, ये लेट साइन है। अर्ली साइन में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, कोल्ड एंड कामी स्किन होगी। लेकिन ये जो लेट साइन है, इसमें लेट साइन में क्या है, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा और अर्ली साइन में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। वापस आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बोल रहा है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया होता है हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां पे पूछा है डजंट, क्या पूछा है? क्वेश्चन किसका है? डजंट का क्वेश्चन है कि कौन सा साइन इंडिकेट नहीं करता है, कौन सा साइन इंडिकेट नहीं करता है। तो टैकीकार्डिया तो होता है। हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन नहीं होता है, यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है। तो अभी के लिए इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आंसर। आगे देखते हैं, कोल्ड कामी स्किन ये होता है, ब्रेडिकार्डिया लेट साइन है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी होता है। यहाँ पे अगर क्या होता, हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन होता, तो फिर जनरली हमको ब्रेडिकार्डिया लगाना ही पड़ता, बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बट यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है ये तो होता ही नहीं है, और डजंट का यहाँ पे साइन पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नहीं होता है बच्चों, भाई क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है हाइपोवॉल्यूमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अर्ली असेसमेंट साइन, अर्ली असेसमेंट साइन पूछा है। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्ली असेसमेंट साइन फाइंडिंग इंडिकेट्स आ नीड टू स्टॉप एन आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा अर्ली असेसमेंट साइन है जिन्हें देख के आप क्या करोगे एज अ नर्स? आप स्टॉप कर दोगे। किसको स्टॉप कर दोगे? आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, वो भी इमीडिएटली आपको स्टॉप करना है। तो यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं। इसमें से
जनरली सारे के सारे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाती है, एडवर्स रिएक्शन हो जाती है, उसके सारे साइन सिम्टम दिए हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्ली असेसमेंट। अर्ली असेसमेंट का क्या साइंस है यहाँ पे? तो यहाँ पे जनरली क्या है, बात करते हैं जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जनरली पहले पेशेंट को इचिंग देखी जाएगी, फिर पेशेंट को फीवर आएगा और उसको चिल्स आती हैं। इचिंग होती है, फीवर आता है, उसके बाद पेशेंट को क्या है, चिल्स देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे फिर पेशेंट को और नोजिया हो सकती है, यहाँ पे पेशेंट को नोजिया हो सकती है, उसके साथ साथ यहाँ पे हेडेक हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट को हेडेक होगा, उसके बाद फिर बॉडी एक या फिर बॉडी पेन या बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इचिंग वाला है, यहाँ पे ये जो इचिंग वाला है, ये क्या है, ये अर्ली असेसमेंट साइन है। व्हेन यू आर हैविंग, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको असेस करना है कि यस देयर इज अ हिमोलाइटिक रिएक्शन, कोई एडवर्स रिएक्शन है, नाउ देयर इज अ नीड टू स्टॉप द आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे अगर इचिंग हो रहा है, पेशेंट को एबनॉर्मली इचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फीवर एंड चिल्स भी होता है, बट इतना इमीडिएटली नहीं अर्ली आता है। ठीक, स्लाइट हेडेक है, तो जो पेशेंट क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, स्लाइट हेडेक कुछ टाइम के बाद देखने को मिल सकता है। माइल्ड बैक पेन इतना नहीं होगा। तो इचिंग यहाँ पे क्या है, इचिंग यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे, जब बात करते हैं अर्ली साइन की, स्टॉप करने का, किसका भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। आगे क्या है, द नर्स टीचेस अ पेशेंट विद अ परमानेंट कोलोस्टोमी। एक पेशेंट है जिसकी परमानेंट कोलोस्टोमी हुई है, ओपनिंग हो करा गया है कोलोन में। अबाउट स्टोमा केयर, तो किसके बारे में पेशेंट टीचिंग हो रहा है यहाँ पे, नर्स किसको क्या टीच कर रही है पेशेंट को, यहाँ पे स्टोमा केयर के बारे में टीचिंग हो रहा है। क्या है, नर्स जो है टीच कर रही है, हेल्थ एजुकेशन दे रही है क्लाइंट को या फिर पेशेंट को, जिसका अभी अभी क्या है, कोलोस्टोमी हुआ है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, पोस्ट ऑप है, डिस्चार्ज हो रहा है, परमानेंट कोलोस्टोमी है, परमानेंट रहने वाला है ये स्टोमा। स्टोमा मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर ओपनिंग, वो जो ओपनिंग है, वो जो ओपनिंग है, अब जो परमानेंट वाली जो ओपनिंग बना दी गई है, वो क्या है, स्टोमा है। तो स्टोमा केयर के रिगार्डिंग एक नर्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन दे रही है एक पेशेंट को। विच फाइंडिंग इंडिकेट प्रॉपर केयर। अब ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी फाइंडिंग्स हैं। ये क्या है, ये फाइंडिंग्स दी हुई हैं आपको। किसके बारे में फाइंडिंग्स दी हुई हैं, ये स्टोमा के बारे में फाइंडिंग्स दी हैं। स्टोमा मतलब ओपनिंग के बारे में फाइंडिंग दी है, और इन फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर केयर हुआ है, प्रॉपर केयर हुआ है। स्टोमा जो है पेल है, पेल मतलब येलोइश कलर का है। पर्पल है, तो भाई पर्पल तो साइनोसिस का केस हो सकता है। मॉइस्ट है एंड रेड है, ड्राई एंड ब्लैक, तो ये तो नेक्रोसिस का केस हो सकता है। तो जनरली आप बताइए, आप देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल कॉमन सेंस लगाया जाए, यहाँ पे बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, आंसर सामने आपके रखा हुआ है। पेल कलर भी ठीक नहीं है, इट माइट बी अ इन्फेक्शन। यहाँ पे पर्पल कलर ठीक नहीं है, साइनोसिस हो सकता है। मॉइस्ट एंड रेड कलर ठीक है, यहाँ पे ड्राई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ब्लैक नहीं होगा भैया। ब्लैक है इसका मतलब नेक्रोसिस वगैरह है वहां पे, या तो फंगल पैरासाइटिक इन्फेक्शंस वगैरह कुछ हो गया है। तो ये सारे के सारे नॉर्मल फाइंडिंग है। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा कि स्टोमा जो है, वो स्टोमा कैसा है, वो स्टोमा आपका रेड कलर का स्टोमा है, और मॉइस्ट स्टोमा है। कैसा है, रेड है और मॉइस्ट स्टोमा है। तो ये यहाँ पे हेल्दी स्टोमा का नेचर होता है। यहाँ पे ये हमारी हेल्दी फाइंडिंग है, यानी कि प्रॉपर केयर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है सी वाला। तो आंसर, करेक्ट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शंस, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन। क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्या देने चाहिए, डाइटरी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, किसको देने चाहिए भाई, गिवन टू अ पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के एक पेशेंट है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एक पेशेंट को, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। मान लीजिए पेशेंट को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया की बात आ गई है, तो हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। हीमोफीलिया थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पे,
क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए एक क्लाइंट को जिसको क्या है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। पहला है हमारा इंक्रीज प्रोटीन, प्रोटीन ज्यादा खाइए, प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचिए, इंक्रीज सोडियम इनटेक, रेस्ट एट लीस्ट 16 आवर्स, ज्यादा प्रोटीन खाना है, इंजरी से बचना है, चोट से बचना है, सोडियम बढ़ा देना है और रेस्ट करना है, या तो 16 घंटे मिनिमम रेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्यों होगा भाई? कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ने लिख दिया है डाइटरी इंस्ट्रक्शन। तो आप तो डाइटरी इंस्ट्रक्शन ढूंढेंगे, प्रोटीन इंटेक डाइटरी है, सोडियम डाइटरी है, ये तो डाइटरी नहीं है भाई, ये भी डाइटरी नहीं है। ठीक, तो डाइटरी इंस्ट्रक्शन जरूर लिखा गया है, बट यहाँ पे प्रोटीन इंटेक का क्या है आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर किसी को है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है, तो ये कोई इसका यहाँ पे लॉजिक नहीं है। हाँ जरूर हम लोग एक क्या है, हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले को बोलते हैं कि भाई आपको इंजरी से प्रिवेंशन लेनी है, क्योंकि अगर माइन्यूट इंजरीज भी होती हैं, अगर माइन्यूट पेंट्रेशंस होते हैं, निडल स्टिक इंजरी भी होती है, तो भी ब्लीडिंग काफ़ी हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक हो जाती है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है भाई, पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इंजरी एफोर्ड नहीं कर सकता है पेशेंट, क्योंकि इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी और एबनॉर्मल तरीके से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग क्लॉट नहीं होगी वहाँ पे, तो प्रिवेंट इंजरी यहाँ पे हम लोग देते हैं। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, तो इंक्रीज सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक नहीं बढ़ाना है, हाइपरटेंशन को प्रमोट यहाँ पे हमको नहीं करना है, ना इंक्रीज इन सोडियम से ब्लीडिंग डिसऑर्डर रुकने वाला है, ना तो उसका कुछ थेरापेटिक यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ कनेक्शन है। बात करते हैं कि 16 घंटे आपको रेस्ट करना है, 16 घंटे रेस्ट करना है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डाइटरी इंस्ट्रक्शन जरूर लिखा हुआ है, बट देखिए समझिए क्वेश्चंस को, बहुत आगे जाके आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको शायद लगेगा कि भाई यहाँ पे तो नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन तो फिर उसमें एक पॉइंट भी लिखा होता है, ध्यान से सुनना, कि कॉल द फिजिशियन, कॉल द डॉक्टर, इन्फॉर्म द डॉक्टर, नोटिफाई द फिजिशियन, कितने सारे अलग अलग तरीके से ये लिखे होते हैं। तो ये तो कोई नर्सिंग इंटरवेंशन है नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बताइए, आपने क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मैंने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्यादातर में क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो उसी में समझाए हैं। तो नर्सिंग एक्शन तो फिर आप वैसे सोचेंगे तो ये डॉक्टर को बुलाना, तो आप कहेंगे कि ये तो नर्सिंग एक्शन है नहीं। तो क्वेश्चन और जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक और कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ऐसे एमसीक्यूज आपके सामने अगर आएंगे ही नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। उसी के लिए ही ये सारी क्लासेस हैं, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डाइटरी का मतलब ये नहीं कि डाइट वाले ही लगाने हैं कि सोडियम और प्रोटीन वैसे ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाएगा भाई? करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा कि आपको क्या करना है, प्रिवेंशन क्या बताना है उसको बताना है कि प्रिवेंट करना है इंजरी से। ये आपको उसको हेल्थ एजुकेशन देनी है। किसको हेल्थ एजुकेशन देनी है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर का जो क्लाइंट है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया भाई क्या है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि क्या है, जेनेटिक होता है। कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या है इसका? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से यहाँ पे होता है। इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो जनरली ये 3 टाइप में देखने को मिलता है, बी और ए, बी और सी। तो यहाँ पे पूछा ये चला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉल्व करवाता चल रहा हूँ कि भाई हीमोफीलिया एक किस डेफिशिएंसी से होता है, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। तो वो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, बस मैं वही मेरा एम है यहाँ पे बताने का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका याद कर लेना, भूलना मत कि ये जो है ये कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। बी पे आ जाते हैं तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो 9 नंबर की क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। इस क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस भी बोलते हैं। इस फैक्टर का नाम क्या है? क्रिसमस नाम है। तो इसको क्रिसमस डिजीज भी बोल दिया जाता है। इसको क्रिसमस डिजीज भी बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? क्रिसमस डिजीज भी बोल दिया जाता है। बात करते हैं सी की, तो सी यहाँ पे 11 नंबर मतलब 11 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर जो है
उसकी डेफिशिएंसी से होता है। ये 9 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। और ये 8 नंबर का एंटीथ्रोम्बिन जो फैक्टर होता है हमारा, उसकी वजह से होता है। ए बी सी यहाँ पे है। एक और हीमोफीलिया होता है, रेयर टाइप हीमोफीलिया होता है वो, ठीक है, तो वो भी होता है। और जनरली वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से ही होता है। तो अगर यहाँ पे आपको और अगर जैसे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से भाई, और क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि इन तीनों में से मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कौन सा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पे ये वाला है। कौन सा वाला है, ये है, क्या है ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या है, हीमोफीलिया ए है। किसकी वजह से होता है, 8 फैक्टर की, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो चलिए ये वाला थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। विच नर्सिंग एक्शन इज करेक्ट फॉर पेशेंट आफ्टर लिवर बायोप्सी। पेशेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, पेशेंट है, लिवर बायोप्सी हुई है, आफ्टर बोला गया है, लिवर बायोप्सी हुआ है, और क्या है, नर्सिंग एक्शन पूछा है कि बताइए इन चारों में से सबसे बेस्ट नर्सिंग एक्शन या करेक्ट नर्सिंग एक्शन क्या है एक पेशेंट के लिए जिसको क्या है, आफ्टर लिवर बायोप्सी हुई है जिसकी। तो पूछा क्या गया है, प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन में लेटाल दो पेशेंट को, प्लेस पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड लेटाल दो पेशेंट को, ऑन द राइट साइड, एनकरेज एम्बुलेशन इमीडिएटली। तो जनरली यहाँ पे नर्सिंग एक्शन की जगह पे ज्यादातर जो है आपसे ये तीनों जो है, ये तीनों की तीनों ये पोजीशंस हैं, और ये हमारा एंकरेज करना है पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन के लिए। तो क्या आंसर सही होना चाहिए, एक पेशेंट है लिवर बायोप्सी हुई है उसकी, तो क्या होगा, प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटाल सकते हैं, सुपाइन पोजीशन पे लिटाल सकते हैं, ठीक है, सुपाइन पोजीशन पे लिटाल सकते हैं। प्लेस पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों का क्या दिमाग चलेगा, दिमाग यहाँ पे क्या चलेगा बच्चों का कि लिवर तो हमारा राइट साइड होता है, तो पेशेंट को हम ये जो राइट साइड लिखा है यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो पेशेंट को हम नहीं क्या है प्लेस करेंगे, उसकी पोजीशन राइट साइड में नहीं करेंगे, मतलब ऐसे राइट साइड की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिवर बायोप्सी हुई है, यहाँ पे तो इंसिशन होगा, यहाँ पे तो स्टोमा बना हुआ होगा, बायोप्सी के निडल पंचर होगा वहां पे, तो वही वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे नहीं करेंगे, तो लेफ्ट साइड डाल देते हैं। चलिए राइट साइड बच्चे कहेंगे कि इसको तो करना ही नहीं है, एनकरेज करेंगे एम्बुलेशन इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जिसको पता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है भाई, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राइट साइड में पेशेंट को लिटा लेंगे, राइट साइड में पेशेंट को यहाँ पे लिटा लेंगे। अब राइट साइड में लिटा लेंगे तो कहेंगे कि पंचर साइड पे तो प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर ही डालना है, प्रेशर ही डालना है। तो पिलो लगा के लेफ्ट राइट साइड, मतलब सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट लेटरल साइड में, मतलब जो लेटरल पोजीशन देते हैं हम लोग, वो हमको कैसी देनी है, वो राइट साइड वाली पोजीशन देनी है, ये राइट साइड वाली पोजीशन देनी है, ये राइट याद रखना, तो उल्टा नहीं करना है। आप सोच सही रहे हैं, बट यहाँ पे एम क्या होता है, यहाँ पे एम होता है कि हम लोग राइट साइड की पोजीशन दें, राइट लेटरल दें, पिलो लगाएं, जिससे वो जो बायोप्सी वाला निडल का जो पंचर है, पंचर साइट है, उसमें थोड़ा प्रेशर रहे, तो ब्लीडिंग वहां से कम हो, ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं कम रहेंगे, बैंडेज पे प्रेशर बना रहेगा तो ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं कम रहेंगे। तो राइट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आपको भूलना नहीं है, लिवर बायोप्सी का पेशेंट है अगर, तो उसको प्लेस करना है आपको राइट साइड में, राइट लेटरल पोजीशन करके भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, विच इज द बेस्ट साइट फॉर चेकिंग पल्स इन कार्डियक अरेस्ट। बेस्ट साइट क्या है, कार्डियक अरेस्ट। जनरली इस वाली जो ये वाला जो हमारा जो सेशन है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, ज्यादातर क्लिनिकल जो है इसमें सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैंने रखे थे क्लिनिकल फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में खास तौर पे। अभी थोड़ा ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे, लास्ट पार्ट जो अभी आने वाला है, इसके बाद जो और क्वेश्चन आएंगे उसमें ओटी वाले
जितने भी ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, प्री ऑपरेटिव होते हैं, ओटी में कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होता है, कौन सा फिल्टर लगता है, सारी की सारी टेम्परेचर क्या है, सारी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में सारे टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस आपके लिए लेके आया हूं। तो आपको आगे जाके ओटी के ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे अभी जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तैयारी हमारी हर तरीके से रहनी चाहिए। विच इज द बेस्ट साइट फॉर चेकिंग पल्स, कौन सी बेस्ट साइट है जब आप एक पल्स चेक करेंगे पेशेंट का, जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे चार दे दी हैं भाई, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, फ्यूमोरल पल्स और कैरोटिड पल्स। तो कौन सी करनी है यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैरोटिड पल्स चेक करना है, क्यों चेक करना है, क्योंकि ये भाई हमारा सेंट्रल है, क्या है, सेंट्रल आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी है और क्या है, क्लोज है, क्लोज टू द हार्ट है, क्लोज टू द हार्ट है यहाँ पे। और क्या है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे हार्ट अटैक की या फिर बात करें हम यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। हार्ट अटैक और बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों में ही क्या है, यहाँ पे हार्ट जो है वो स्टॉप कर रहा है, हार्ट अपना फंक्शनिंग, हार्ट बीट यहाँ पे रुक रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हार्ट का स्टेट। तो हमको क्या करना है, हमको मेक श्योर करना है कि हम रेडियल से ना लें, क्योंकि ये तो पेरिफेरल है भाई, सारी की सारी, ये रेडियल भी पेरिफेरल है, ब्रेकियल भी हमारी पेरिफेरल है, फ्यूमोरल भी पेरिफेरल है। तो हमको क्या करना है, सेंट्रल नर्व्स वगैरह चेक करनी है। कैरोटिड हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड मानते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है कि सीपीआर वाले पेशेंट में क्या करना है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, तो जो सीपीआर देंगे तो आपको कहाँ, उससे पहले क्या चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करने के लिए कैरोटिड आर्टरी चेक करनी है, 5 से 10 सेकंड तक चेक करनी है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैरोटिड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं, अगर चलिए ये भी बता ही देता हूं भाई, कार्डियक अरेस्ट और पता होगा वैसे आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, और कार्डियक अरेस्ट और हाँ हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहा था। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, जिसको हम हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, एमआई भी बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, एमआई तो पता है, रट रट के नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल वालों को इतना एंजाइना एमआई और ये पढ़ाया जाता है, ये तो दिमाग में फिट बैठ ही जाता है। तो एमआई में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, अब वो ब्लॉकेज किसी वजह से भी हो सकता है, चाहे वो एनोरिज्म हो, आर्टरी वहां से रप्चर हो जाए, क्लॉट बन जाए, एम्बोलिज्म आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग, फैट, जो भी है सब, उसके बाद वहां से जब वो ब्लॉक हो गई है कोरोनरी आर्टरी, तो वहां से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मायोकार्डियल लेयर को नहीं पहुंच पाता और जिसकी वजह से वहां पे मायोकार्डियल डेथ हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है, मायोकार्डियल डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आता है हार्ट अटैक। बट यहाँ पे बात हुई कार्डियक अरेस्ट की। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, मतलब हमारा जो हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, यानी कि एसए नोड, एवी नोड, फिर चलते हैं बंडल ऑफिस और उसके बाद परकंजे फाइबर, तो अगर इसमें कहीं पे भी गड़बड़ हो जाती है, किसमें गड़बड़ हो जाती है, कंडक्टिविटी सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी में अगर हार्ट की कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से हार्ट बंद हो जाता है, वो कार्डियक अरेस्ट है। या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ओवरलोड की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व नहीं है, बस ये ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व नहीं है, उसको कार्डियक अरेस्ट, अदर देन कोरोनरी आर्टरी अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो कार्डियक अरेस्ट है। बट दोनों ही केसेस में चेक कौन सी करनी है, कैरोटिड पल्स ही यहाँ पे चेक करनी है, चाहे हार्ट अटैक हो या फिर एमआई का पेशेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिंपल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस आ गए हैं, सीधे सीधे क्या पूछा गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मेन कॉज बताना है, प्राइम इटियोलॉजी बतानी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक,
सारी उसमें इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये थोड़े से क्या है, ये थोड़े से आपको फिर पूरा नॉलेज बेस्ड क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाता है। पता है तो पता है, नहीं पता तो फिर वहां पे तुक्का लगाने की कोई भी चॉइस नहीं रह जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फिर वहां पे आपको पकड़ लेगी। तो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का आपसे पूछा है कि भाई बताइए मेन कॉज प्राइम इटियोलॉजी क्या है। पहला है आर्टेरियल क्लॉट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, कार्डियक अरिथमिया। तो आर्टेरियल क्लॉट से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से होता है, ब्रोंकोस्पाज्म से पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ब्रोंकोस्पाज्म से नहीं होगा। ठीक, और क्या है यहाँ पे, कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक, पहले तो ये मैं बता देता हूँ ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, थ्रोम्बस हो गया है, ब्लड का क्लॉट आ गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म, तो दो चीजें यहाँ पे होती हैं, ध्यान से समझ लेना, दो चीजें यहाँ पे हैं, थ्रोम्बस है और एम्बोलिज्म है। ओ है ये थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म की यहाँ पे बात हो गई है, थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म की बात हो गई है। तो यहाँ पे भाई थ्रोम्बस क्या है, ये जो थ्रोम्बस है ये तो सिंपल सिंपल ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है प्राइमरी साइट पे, और ठीक है, नॉट मूविंग लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, समझा दूंगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एम्बोलिज्म की बात करें तो ये भी भैया ब्लड क्लॉट है, ये भी ब्लड क्लॉट है, और ये क्या है, सेकेंडरी साइट। क्या है सेकेंडरी साइट, प्राइमरी साइट बता देंगे अभी। और ये क्या है, ये मूव करता है, इट मूव्स। तो यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बस जो है, थ्रोम्बस जो है ब्लड क्लॉट है, और एक प्राइम लोकेशन पर होता है कि सपोज करो कि भाई यहाँ पे रेडियल आर्टरी जो है, रेडियल आर्टरी में पंचर हो गया, रेडियल आर्टरी में पंचर हो गया, एबीजी कोई ले रहा था, एबीजी पेशेंट नर्स ले रहे थे, और उसका एट्रियल आर्टरी क्या है यहाँ से पंचर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉट बन गया है। तो यहाँ पे क्लॉट बन गया है रेडियल आर्टरी की वजह से। तो यहाँ पे जो क्लॉट बनेगा, यहाँ पे जो क्लॉट बनेगा, चाहे इस क्लॉट की वजह से आगे हैंड में जितनी भी प्रॉब्लम आए, वो बात की बात है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थ्रोम्बस की वजह से आगे प्रॉब्लम आया, यहाँ पे थ्रोम्बस की वजह से आगे, थ्रोम्बस की वजह से आगे जो साइनोसिस नेक्रोसिस या जो भी होगा, तो उसमें प्रॉब्लम आया, किसकी वजह से, थ्रोम्बस की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ था, प्राइमरी साइड यही थी और यहीं पे हुआ था, और ये मूव नहीं करा कहीं पे, जहां पे हुआ था वहीं पे हुआ था। बात करते हैं एम्बोलिज्म की, तो एम्बोलिज्म में क्या है, ब्लड क्लॉट तो हुआ था, यहाँ पे ब्लड क्लॉट फिर से आर्टरी में हुआ था, सेकेंडरी साइट पे जाके प्रॉब्लम करेगा। अब ये करेगा कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, ये प्रॉब्लम सेकेंडरी साइट पे करेगा, ये क्लॉट मूव करेगा, ये जो क्लॉट है ये अब मूव करेगा यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी सब क्लेवियन, और जा सकता है, ये कहाँ जा सकता है, ये पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की आर्टरी में भी जा सकता है, कोरोनरी आर्टरी में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है, सेकेंडरी साइट पे पहुंच सकता है, मूव करता है, वो एम्बोलिज्म है। तो यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, जनरली वो यही होता है कि क्या है कि कहीं दूसरा क्लॉट उठ के आ गया है पल्मोनरी आर्टरी में और ब्लॉक कर दिया है पल्मोनरी आर्टरी को, और वहां से फिर लंग्स को क्या है, लंग्स के टिश्यूज को क्या है, वहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो आर्टरियल क्लॉट भी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, यहाँ पे क्लॉट का कोई मतलब नहीं है, तो ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर कोई क्लॉट का कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस नहीं है, क्लॉट नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, कार्डियक अरिथमिया भी यहाँ पे नहीं होगा। आर्टरियल क्लॉट हो सकता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है बता देता हूं, भूलना नहीं है, वो यही है, क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है हमारा वो तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है हमारा आंसर यहाँ पे बन गया है, मोस्ट कॉमन है, डीवीटी भी बोलते हैं, वेरिकोस वेन भी यहाँ पे बोला जाता है, इसको बताया था मैंने, बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता क्या है, जो हमारे
पैर में जो डीप वेन, जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो पैर होते हैं या फिर जो पेडल पल्सेस होती हैं, जो फुट वाली डोर्सल पेडिस वाली, जो वहां पे पूरा जो क्लस्टर होता है वेन का, तो उन वेन के अंदर आपको पता है वॉल्व होते हैं, पूरी वेन के अंदर हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वो वॉल्व जो है वो खराब हो जाते हैं और ब्लड पूल हो जाता है, ब्लड क्या है इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है नीचे की तरफ हमारे फुट में, तो वहां से क्या है थ्रोम्बोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है, थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ब्लड क्लॉट तो वहीं पे हुआ है, बट ये थ्रोम्बोसिस हुआ है जो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, पैरों से मूव करेगा और पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच सकता है और क्या करा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है। इस वजह से मोस्ट कॉमन साइट याद रखना, भूलना नहीं है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ही होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। बात करते हैं अगले की, विच साइन इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद पेरिटोनटाइटिस। क्या बोला है कि भाई यहाँ पे पेशेंट किसका है, पेशेंट यहाँ पे है हमारा पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनटाइटिस का पेशेंट है, पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो गया है, एसाइटिस वगैरह हो गया है, पेशेंट का एब्डोमेन क्या है, वो पेशेंट का एब्डोमेन ब्लोट हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्लूइड कलेक्शन होगा, इसमें क्या है फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा पेरिटोनटाइटिस में, और इसको बोलते क्या है भाई, इसको बोलते हैं एसाइटिस, इसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन क्या है, क्या चीज साइन एक्सपेक्ट करेंगे पेरिटोनाइटिस के पेशेंट में, तो सॉफ्ट एब्डोमेन तो होगा नहीं, टाइट एब्डोमेन रहता है, ब्लोटेड मतलब ब्लोटेड एब्डोमेन हो जाता है और वहां पर टाइट हो जाता है, शाइनी स्किन की अपीयरेंस दिखती है क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है और उस फ्लूइड, ये सारे प्रोसेस को एसाइटिस बोलते हैं। तो सॉफ्ट एब्डोमेन तो नहीं होने वाला है। एब्सेंट बाउल साउंड, तो बबल साउंड यहाँ पे क्या है, एब्सेंट होती है पेरिटोनाइटिस में, बबल साउंड यहाँ पे एब्सेंट होती है क्योंकि फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जब स्टेथोस्कोप रखा जाता है तो वहां पे ऑस्कल्टेट करने में बबल साउंड सुनाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ये कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, हाइपर एक्टिव बबल साउंड, तो हाइपर एक्टिव नहीं होती, एब्सेंट होती है या मिनिमाइज होती है, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट जनरली क्या है, डिक्रीज होता है, इसमें यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। यूरिन आउटपुट अगर बढ़ा हुआ होता, पॉलीयूरिया में पेशेंट होता, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये फ्लूइड कलेक्शन ही नहीं होता है। तो जनरली ये किस में देखा जाता है, अब बात भी ये भी कर लेते हैं, आंसर तो बता ही देंगे आपको। बात करते हैं पेरिटोनाइटिस की या फिर एसाइटिस, जो फ्लूइड भर जाता है हमारे पेरिटोनियल कैविटी में, ये होता क्यों है, क्या केस कॉजेज होते हैं, प्राइम कॉजेज क्या है, तो ये किसमें हो सकता है भाई, ये हो सकता है किडनी फेलियर में, ये किसमें हो सकता है, और प्राइम क्या कॉज है, ये हो सकता है आपका राइट साइड, याद रखना राइट साइड हार्ट फेलियर, RHF राइट हार्ट फेलियर जो है उसमें बहुत देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन है उसका ये। तो यहाँ पे एब्सेंट बोवल साउंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, सीधा सीधा है, सॉफ्ट एब्डोमेन नहीं होने वाला, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी एब्सेंट है, तो हाइपर एक्टिव कैसे हो जाएगी। और यूरिन आउटपुट ठीक रहता तो यहाँ पे ये होता ही नहीं, तो बबल साउंड क्या है, एब्सेंट रहती है, करेक्ट आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे भाई क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है हमसे, विच अर्ली सिम्टम इंडिकेट्स फ्लीबाइटिस एट एन आईवी साइट। डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये बताइए कि अर्ली सिम्टम क्या होता है, किसका अर्ली सिम्टम पूछ रहा है भाई, फ्लीबाइटिस का पूछ रहा है। फ्लीबाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, फ्लेबोटॉमी, फ्लेबेक्टॉमी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फ्लीबाइटिस है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन पूछ रहा है, तो उसका क्या है अर्ली सिम्टम यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो फ्लीबाइटिस होती है, एक तो फ्लीबाइटिस होता है, एक चीज और होती है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे वेन इन्फिल्ट्रेशन, ये भी होता है। आईवी साइट पे दो चीजें जनरली देखने को मिलती हैं, दो चीजों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेशेंट का क्या है, ये पेशेंट का
ये पेशेंट का वेन है, सपोज ये पेशेंट का क्या है, ये पेशेंट का यहाँ पे वेन है, ठीक। तो ये जो पेशेंट का वेन है इसमें क्या करा था भाई, हमने कैनला लगाया था, इसमें क्या है कैनला लगाया था इसमें हमने कैनला लगाया था। तो ये कैनला तो बिल्कुल ठीक से पड़ गया है, ये कैनला की निडल जो है इसको निडल ही कंसिडर कर लीजिएगा, इसको वेन ही कंसिडर कर लीजिएगा, करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, ये हमारा पंचर हो गया और ये कैनला हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। बट अल्टीमेटली कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया भाई, क्या हो गया, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया, ठीक। हो सकता है कि यहाँ पे ओवरफ्लूड है या फिर बहुत टाइम से लगा हुआ है, कि बहुत टाइम हो गया है चेंज नहीं हुआ है कैनला, तो टाइम बहुत हो गया है, रेट मतलब जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है, ये जो एरिया जिसके अंदर फ्लूइड जा रहा है, ये जो फ्लूइड जा रहा है ये इरिटेट हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसका वेन का, इस साइट का पर्टिकुलरली जो साइट है वेन की, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये फ्लीवाइटिस हो जाएगा, ये जो यहाँ पे कह रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा ये फ्लीवाइटिस, तो फ्लीवाइटिस हो जाएगा। अब बात करते हैं वेन इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये क्या चीज़ है भाई, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये सेम एक और वेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें भी कैनला लगा देते हैं भाई। अब इसमें कैनला जब मैं लगाऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैनला ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमने कैनला लगाया और यहाँ पे हमने कैनला लगाया और यहाँ पे कैनला लगाते लगाते ये तो हमने पंचर कर दी, क्या कर दिया, पंचर कर दिया। कैनला लगाने में वेन तो पंचर होगा ही, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पंचर क्या करा है, ये जो हमारा ये जो निडल है, ये जो निडल है ये किस में पहुंच गई है, ये यहाँ पे पहुंच गई है, ये किस में पहुंच गई है, ये यहाँ पे भाई, ये क्या है, ये तो हमारे चारों तरफ सेल है ना, तो सेल में पहुंच गया है, ये कहाँ पहुंच गया है, निडल सेल में पहुंच गया है, ये सेल में पहुंच गया है। और अब जो फ्लो होगा, जो फ्लो रेट है या जो भी आईवी ड्रिप लगेगा तो वो लीक होगा इसमें, वो लीक होगा इसमें, सारा वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में होगा और यहाँ पे एडीमा हो जाएगा, यहाँ पे एडीमा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर जो है जब लीक होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो यहाँ की जो स्किन है, सपोज करिए तो यहाँ की स्किन है वो कोल्ड होगी, वो कोल्ड होती है, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन का आपको 5 कार्डिनल साइन पता है भाई, पेन होता है, एडिमा होता है, रेडनेस होती है, वार्मनेस होती है, फाइनली लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे कोल्ड नहीं रहेगा, इस फ्लीवाइटिस में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हॉट रहता है, जनरली वार्म बोलते हैं, वार्म रहता है। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन में ये जो है, इन्फिल्ट्रेशन में कोल्ड है, स्किन फ्लीवाइटिस में हॉट है। यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन के सारे आएंगे, फीवर भी आ सकता है, रेडनेस भी होगी। यहाँ पे क्या है, कोल्ड स्किन मिलेगी, है ना, ठंडी स्किन मिलेगी, यहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी क्योंकि इंटरस्टिशियल पिटिंग एडिमा मिलेगा, साइड पे पिटिंग एडिमा मिलेगा। फीवर यहाँ पे नहीं आता है, पेशेंट को फीवर नहीं होता है। तो अब इसमें पूछा क्या है, अर्ली सिम्टम पूछा था फ्लीवाइटिस का, तो अर्ली सिम्टम बताना है। तो पहले तो इसमें से ये देख लो कि फ्लीवाइटिस के ऑप्शंस में से सिम्टम हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे पहले की अगर हम बात करें, पहले की बात करें, कोल्ड स्किन एट आईवी साइट, अभी बताया था, इसीलिए ही बताया था मैंने कि भाई ये वाला सिम्टम तो किसका है, ये इसका सिम्टम है, वेन इन्फिल्ट्रेशन का सिम्टम है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट हो गया है यहाँ पे सेल्स के बीच में, तो ये किसका है, ये तो हमारा नहीं होगा। रेडनेस एंड वार्मनेस एंड आईवी साइट बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा डायरेक्टली ये वाला इसकी तरफ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है वार्मनेस है। ब्लीडिंग एट इंसर्शन साइट, तो ब्लीडिंग एट इंसर्शन साइट अभी हमारे पास बी वाला है तो हम इसको ज्यादा कंसीडर करेंगे, इसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे अभी हम। वी हैव द अनदर बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बी वाला। देन वी हैव द स्वेलिंग विद नो टेंडरनेस, स्वेलिंग विद नो टेंडरनेस, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, ऑब्वियसली देयर इज अ स्वेलिंग इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन विद नो टेंडरनेस, टेंडरनेस नहीं है तो टेंडरनेस होता है, टेंडरनेस यहाँ पे होता है भाई। यहाँ पे जब ये आईवी फ्लीवाइटिस होगा तो ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, स्वेलिंग यहाँ पे भी होगी, एडिमा भी यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे
टेंडर के साथ होता है, मतलब टेंडरनेस होती है। यहाँ पे पिटिंग एडिमा देखने को आपको नहीं मिलेगा। पिटिंग एडिमा किसमें देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा इस वाले केस में जो हमारा है इन्फिल्ट्रेशन। तो ये भी हमारा साइन है और हमारा ये रेड वाला भी, बी वाला भी यहाँ पे साइन बन रहा है। लेकिन बात करते हैं हम अर्ली की। तो यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे इन्होंने पूछा है अर्ली, पूछा है भाई यहाँ पे इन्होंने। तो अर्ली की बात करें तो अर्ली यहाँ पे यही होगा। अर्ली क्या होगा? रेडनेस वार्म एंड वार्मथ एट द आईवी साइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो जो चीज बताई थी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला क्या है हमारा भाई? अगला देख लीजिए आप, पेशेंट विद लेग फ्रैक्चर। एक लेग फ्रैक्चर वाला पेशेंट आ गया है इन अ कास्ट। कैसा है? एक लेग फ्रैक्चर का पेशेंट है और कास्ट है भाई। क्या है? पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग अ कास्ट। कास्ट है मतलब प्लास्टर कास्ट है पेशेंट के। रिपोर्ट्स, उसने क्या रिपोर्ट करा? इंक्रीजिंग पेन। इंक्रीजिंग पेन रिपोर्ट करा भाई, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है। एंड नमनेस, नमनेस है मतलब सुन्नपन है। इन द टोज, कहाँ पे है? टोज में है। डिस्पाइट एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक देने के बाद भी पेन रिलीव नहीं हो रहा है और नमनेस भी है। एनाल्जेसिक देने के बाद भी ये पेन जो है ये यहाँ पे रिलीव नहीं हो रहा है। व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्या है? एलिवेट द लेग अबव द हार्ट, मतलब अबव द हार्ट लेवल जो है हम पैर को क्या है? एलिवेट कर देंगे। रीअश्योर एंड मॉनिटर, रीअश्योर करिए पेशेंट को। रीअश्योर मतलब अश्योरेंस दीजिए ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एनाल्जेसिक ले लिया है, सब ठीक हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। और मॉनिटर करते रहिए पेशेंट को। सी वाला क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं, केजीएमयू की ही पहली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों से। ठीक, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात आए अगर कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है तो वो अभी बता दूंगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, अप्लाई या हीटिंग पैड। हीटिंग पैड को अप्लाई करना है। हाँ, तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन बोल रहा है कि अप्लाई हीटिंग पैड। हीटिंग पैड को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम का यहाँ पे पूरा पूरा क्या है? पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पे क्या कंपार्टमेंट सिंड्रोम है? फिर से बता देता हूं कि भाई कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है, ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है इसमें क्या होता है? इसमें ये अगर सपोज करो कि ये पेशेंट का ये लेग है, पेशेंट का ये लेग है, तो पेशेंट का ये जो लेग है इसमें क्या है? इसमें फ्रैक्चर है। सपोज करो कि क्या है भाई? इस पेशेंट का फ्रैक्चर है, टिबिया या अल्ना या किसी का भी यहाँ पे पेशेंट का इसमें फ्रैक्चर है। अब अल्टीमेटली क्या है? पेशेंट के प्लास्टर कास्ट है, तो पेशेंट का जो प्लास्टर कास्ट है वो यहाँ से प्लास्टर कास्ट है और यहाँ तक पूरा प्लास्टर कास्ट है पेशेंट का। मतलब ये वाला जो एरिया है ये पेशेंट का पूरा प्लास्टर है, कास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या सिंथेटिक वाला जो भी है वो लगा हुआ है। अब इसमें अल्टीमेटली होगा क्या भाई? इसमें क्या होगा अल्टीमेटली? इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। किसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा? इस एरिया के अंदर, खाली इस एरिया के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। खाली इस एरिया के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। टाइट ज्यादा बन गया है प्लास्टर कास्ट, अंदर एडिमा है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है, एडिमा अंदर से ही स्किन की वजह से एडिमा जो हुआ था उसकी वजह से ये प्रेशर हो रहा है। तो रीजन हो सकते हैं। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है? इसमें यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ये जो कंपार्टमेंट सा बन गया है, ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ से जो भी हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं, यहाँ पे जो आर्टरीज अंदर जा रही थी, ये जो आर्टरीज अंदर जा रही थी, ये आर्टरीज की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए कि भाई ये जो वेन अंदर जा रही थी, ये जो वेन अंदर जा रही थी, तो ये अंदर जब जा रही थी तो यहाँ पे ये जो वेन्स हैं, यहाँ पे ये जो वेन्स थी या फिर आर्टरी थी, तो आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके नहीं जा पाएगी। आर्टरी क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे नहीं जा पाएगी। आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पे इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है कि अंदर की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत तेज से क्या होता है भाई? यहाँ पे पेन होता है
और नमनेस होने लगती है, नमनेस होने लगती है, यहाँ पे पेन होगा और नमनेस होगा पेशेंट को। और एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक देने के बाद भी ये पेन नहीं रुकेगा, एनाल्जेसिक देने के बाद भी ये पेन नहीं रुकने वाला है और प्रेशर पड़ता है नर्व एंडिंग में, इसके अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग में प्रेशर पड़ता है जिससे और सीवियर पेन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, यहाँ पे कास्ट को ओपन करने की ज़रूरत यहाँ पे होती है इमीडिएटली। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि यहाँ पे ये पूछा था, सारे सिनेरियोज जो दिए गए थे वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ ही क्या है इशारा कर रहे थे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है समझा दिया है आपको, आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पॉसिबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, पेशेंट इज ऑन वारफेरिन थेरेपी, पेशेंट किस पे है, वारफेरिन थेरेपी पे है। विच फूड शुड बी अवॉइडेड, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पेशेंट तो हमारा है किस पे, वारफेरिन थेरेपी पे है, वारफेरिन थेरेपी पे है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है। विच फूड शुड बी अवॉइडेड, इनमें से कौन सा फूड पेशेंट को नहीं खाना है। तो यहाँ पे है स्पिनिच, पालक, बनाना, एप्पल और राइस। तो यहाँ पे लॉजिक काम कर जाएगा, यहाँ पे क्या काम कर जाएगा, यहाँ पे लॉजिक काम कर जाएगा। अब जनरली क्या देख के आएगा, अब जनरली क्या करेंगे बच्चे लोग, क्या करेंगे, स्पिनिच आयरन बहुत होता है, बनाना मैग्नीशियम बहुत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करने लगेंगे। अब अल्टीमेटली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वारफेरिन चल रही है एक पेशेंट के, तो कुछ तो होगा, कुछ तो साइन होगा। क्वेश्चन ने तो पूरी मदद करी है आपकी, क्वेश्चन ने तो पूरी मदद करी है आपकी। अब अल्टीमेटली एंटीकोगुलेंट चल रहा है, तो भाई यहाँ पे जो है ये जो स्पिनिच है, ये जो स्पिनिच है ये आयरन में तो रिच होती ही है, बहुत बढ़िया। बट ये किसमें एक और रिच होती है, ये विटामिन के, विटामिन के में बहुत रिच होती है। तो विटामिन के तो कोगुलेंट है, क्या है, कोलेटिंग फैक्टर है हमारा, और उसमें हेल्प करता है। तो अब अल्टीमेटली ये तो वारफेरिन को क्या करेगा, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, एक तरफ एंटीकोगुलेंट एक तरफ कोगुलेंट। तो विटामिन के स्पिनिच में बहुत होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे स्पिनिच हो जाएगा। यहाँ पे पालक पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी पे जो है उसको नहीं देते हैं, ठीक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या है, विटामिन के बहुत होता है। और स्पिनिच के बाद अगर कोई बात करे आपसे, तो स्पिनिच के बाद बता देना कि ब्रोकली, तो ब्रोकली जो है, ब्रोकली जो है इसमें भी बहुत होता है। लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स की अगर बात करें तो उसमें भी होता है, बट इतना नहीं होता है, तो वो मिड लेवल आ जाएंगे। बट स्पिनिच को प्रायोरिटी देनी है, ब्रोकली को प्रायोरिटी देनी है, वारफेरिन की बात आए, क्योंकि विटामिन के यहाँ पे होता है, याद रखना भूलना नहीं है। विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट आफ्टर लंबर पंचर, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि भाई एलपी का पेशेंट है, लंबर पंचर का पेशेंट है, और क्या बोलते हैं इसको, इसका नया नाम क्या है, स्पाइनल टैप। नया नाम नहीं, थोड़ा फैंसी नाम है, स्टाइलिश नाम है, ये बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे एक पेशेंट है लंबर पंचर का, स्पाइनल टैप का, कौन सी पोजीशन देंगे भाई बता दीजिए। पोजीशन चारों आपके सामने दे दी है। हाई फॉलर, हाई फॉलर देंगे 90 डिग्री, बढ़िया। प्रोन पोजीशन देंगे, फेस नीचे की तरफ और फेस हमारा नीचे की तरफ। एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन के तरफ से लेटेगा पेशेंट। सुपाइन विद हेड फ्लैट, मतलब क्या है, पेशेंट को हेड फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन पोजीशन देनी है। साइड लाइन विद हेड एलिवेटेड, मतलब क्या है, साइड लाइन पोजीशन देनी है, हेड को एलिवेट करना है, हेड को उठाना है। तो यहाँ पे जो लंबर पंचर है, यहाँ पे समझना डायरेक्ट क्वेश्चन है, लंबर पंचर है तो लंबर पंचर में क्या होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस से हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं, सीएसएफ निकालते हैं, मेनिंजाइटिस के केस में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है हमारा मेनिंजाइटिस का लंबर पंचर। तो इसमें एक्चुअल में सब अरेक्नोइड स्पेस में जब पंचर होता है, जब पंचर होता है तो वहां पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्या है, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है।
एलपी लंबर पंचर की बात करें या फिर और कब करते हैं भाई, सब एरिकोनॉइड स्पेस कब पंचर करते हैं, या फिर हम लोग मेनिंजिस वगैरह कब पंचर करते हैं, नर्व सेंडिंग कब वहां पे पंचर करते हैं, एनेस्थीसिया के टाइम पे, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं बिफोर द सर्जरी, तो वहां पे भी सेम प्रोसेस होता है, वहां पे भी सेम फिजियोलॉजी होती है। तो वहां पे भी लंबर पंचर के बाद जैसे यहाँ पे है, पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा हेडेक, सीवियर हेडेक का क्या है वहां पे कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो इससे बचने के लिए, पेशेंट को सुपाइन विद हेड फ्लैट, और आफ्टर सर्जरी कुछ टाइम के लिए आफ्टर एनेस्थीसिया क्या है, हम लोग ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं, बट वो बेसिकली क्या है, एनेस्थीसिया के इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाने के लिए होता है, वो अलग चीज है। चलिए, तो यहाँ पे सुपाइन विद हेड फ्लैट यहाँ पे पोजीशन देनी है लंबर पंचर को, क्या है, अगर पेशेंट का लंबर पंचर हुआ है तो उसके बाद आपको क्या देना है, सुपाइन पोजीशन देनी है विद हेड फ्लैट, हेड के नीचे पिलो नहीं लगाना है, हेड को आपको क्या है, आपको हेड को फ्लेक्स नहीं करना है, तो पिलो नहीं लगाना है, तो उसके फ्लैट पोजीशन देनी है, सुपाइन फ्लैट पोजीशन देनी है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका आंसर हो जाएगा। विच प्रिकॉशन शुड अ नर्स फॉलो व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कौन सा प्रिकॉशन नर्स को फॉलो करना है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का भाई, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, बताइए कौन सा प्रिकॉशन आप लेंगे, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन लेंगे, ड्रॉपलेट एयरबोन, या फिर कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं, नो स्पेशल प्रिकॉशन, कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेंगे ही नहीं, तो ये तो गलत है। ट्यूबरकुलोसिस कंटामिनेटेड डिजीज कंडीशन है, तो भाई प्रिकॉशन तो लेंगे, तो डी वाला तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। तो कांटेक्ट वाला नहीं है, ये कैसा है भाई, ये कैसा है, ये तो एयरबॉर्न डिसीज है ना, ये तो एयरबॉर्न है, तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेंगे यहाँ पे, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेंगे। अब आप कहेंगे कि ड्रॉपलेट है सर, ड्रॉपलेट से भी काफिंग स्नीजिंग से होता है, तो वो ठीक है, मीडियम तो एयर है, मीडियम क्या है, मीडियम तो एयर ही है, तो यहाँ पे इससे पहले प्रायोरिटी एयरबॉर्न क्या है, प्रिकॉशंस को देनी है, ड्रॉपलेट पे मत लगा के आ जाना। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन इन एक्यूट रीनियल फेलियर। फिर से सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना, याद कर लो, क्या है भाई यहाँ पे पूछा है, एक्यूट रीनल फेलियर, यहाँ पे किडनी का फेलियर हो गया है एक्यूट, तो यहाँ पे कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो जनरली यहाँ पे हाइपोकैलेमिया नहीं देखने को मिलता, क्योंकि किडनी का फेलियर हो गया है, तो पोटेशियम बाहर किडनी से नहीं निकलता है, पोटेशियम किडनी से बाहर ही नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या है, फेलियर हो गया है, यहाँ पे क्या है, फेलियर हो गया है, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है बॉडी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, किडनी फेल हो गई है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, कहाँ एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, तो हाइपो नहीं होगा, यहाँ पे हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, बिल्डअप हो गया है बॉडी के अंदर पोटेशियम, हाइपरनाइट्रीमिया यहाँ पे नहीं होगा, सोडियम यहाँ पे नहीं होगा, और उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया भी यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर हाइपरकैलेमिया है, करेक्ट आंसर क्या है, हाइपरकैलेमिया है इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ जाएगा। आगे क्या है, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। अ पेशेंट इज वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, क्वेश्चन आ गया है क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो वाला। क्या है भाई, यहाँ पे पेशेंट जो है वॉमिट कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड वॉमिट कर रहा है, ब्राइट रेड ब्लड वॉमिट कर रहा है, फ्रेश ब्लड वॉमिट हो रहा है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश ब्लड है, ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड है। व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, फर्स्ट एक्शन की बात आ गई है, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो आपके सामने आ गया है, ज्यादा क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है, वॉमिट कर रहा है लार्ज अमाउंट में, ब्राइट रेड ब्लड, गिव ओरल फ्लूइड दे देंगे। तो पेशेंट लार्ज अमाउंट में वॉमिट कर रहा है, तो ओरल फ्लूइड नहीं देंगे, पेशेंट तो और क्या है, वॉमिट कर रहा है लार्ज अमाउंट में ब्लड, और ओरल फ्लूइड देंगे तो गलत बात है भाई, एस्पिरेट वगैरह कर जाएगा। प्लेस पेशेंट इन हाई फॉलोअर्स पोजीशन, तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ये हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ये जो हाई फॉलोअर्स पोजीशन है, इसमें पेशेंट को नहीं रखते हैं,
पेशेंट का प्रेशर पड़ेगा, गट पे प्रेशर पड़ेगा, स्टोमक पे प्रेशर पड़ेगा, वॉमिटिंग और ज़्यादा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बन के निकलेगा, तो ये भी नहीं है। पोजीशन पेशेंट ऑन साइड एंड कॉल द डॉक्टर, तो एस्पिरेशन बचाने के लिए हम लोग साइड पोजीशन देते हैं, साइड लेटरल पोजीशन देते हैं, बिल्कुल ठीक है, और कॉल करेंगे डॉक्टर को, बिल्कुल ठीक है। इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर, कोई लॉजिक कोई मतलब नहीं है, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर सीधे सीधे क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन एकदम से सीधे सीधे आंसर निकला है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन करेंगे पेशेंट को साइड में ताकि एस्पिरेट ना हो, पेशेंट को जो ब्लड है जो वॉमिट से आ रहा है वो क्या है बाहर निकल जाए, और डॉक्टर को आप बुलाएंगे, तो सिंपल सिंपल सी यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला बात करते हैं, विच लैब टेस्ट इज बेस्ट टू मॉनिटर फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर, रीनल फेलियर का आंसर क्वेश्चन आ गया है। तो अब क्या पूछा गया है भाई, पहले पूछा गया था इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस कौन सा होगा, अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट कराना है, बेस्ट टेस्ट क्या है मॉनिटर करने के लिए फॉर अ पेशेंट जिसको क्रोनिक रीनल फेलियर है। तो यहाँ पे सेरम लाइपेज है, सेरम बिलिरुबिन, सेरम क्रेटिन, सेरम एमाइलेज। तो किडनी के लिए सबको पता है, क्या पता है कि सेरम क्रेटिनिन कराते हैं, सेरम क्रेटिनिन कराएंगे रीनल फेलियर के लिए। यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेरम अमाइलेज और सेरम लाइपेज, तो ये सॉरी ये जनरली पेनक्रियाटाइटिस के केस में कराते हैं, पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन और पेनक्रियास जब होता है उस केस में यहाँ पे कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बिलिरुबिन है, तो ये तो हमारा बाइल के लिए हो गया भाई, लिवर के लिए हो गया, जॉन्डिस के लिए हो गया, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सेरम क्रेटिनिन लेवल हम लोग यहाँ पे चेक करा लेंगे। पेशेंट का बेस्ट टेस्ट है किडनी का, जब भी फेलियर होता है कोई भी कैसा भी, चाहे एक्यूट हो चाहे यहाँ पे क्रॉनिक की बात हो, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। क्या है, एक नर्स क्या है पेशेंट का केयर कर रहा था, कर रही थी, और पेशेंट कैसा है, लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर है, लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर है। विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, कौन सी फाइंडिंग इमीडिएटली क्या है बतानी है, तुरंत बतानी है। किसका पेशेंट है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, याद रखना फाइंडिंग पूछा गया है, इमीडिएट जो आप रिपोर्ट करोगे, सामने आपके साइन एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम है जो आप क्या करोगे, तुरंत बताओगे, रिपोर्ट करोगे इमीडिएटली। पहला है पेरिफेरल एडिमा, उसके बाद है प्रोडक्टिव कफ, उसके बाद है प्रोडक्टिव कफ विद फ्रोथी स्पूटम, सी है हमारा वेट गेन ऑफ 1 kg, देन कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे कौन सा लगाना सही होगा समझा देता हूं, पहले आपको क्या समझा देता हूं कि पहले तो ये समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड फेलियर के साइन सिम्टम क्या होते हैं और राइट साइड के क्या होते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं बच पाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरी क्लासेस में क्वेश्चन कोई नहीं बच पाएगा। बात क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हार्ट फेलियर की और राइट हार्ट फेलियर की। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में जनरली क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेशेंट को यहाँ पे साइनोसिस, मतलब कार्डिक आउटपुट यहाँ पे कम हो जाता है, उसकी वजह से जितने भी होंगे साइनोसिस होगा, हाइपोक्सिया या फिर आप हाइपोक्सीमिया कह लो, और उसके बाद सैचुरेशन SpO2 लेवल जो है यहाँ पे कम होगा। पेशेंट को क्या है, वीकनेस और फटीगनेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है भाई, O2 ऑक्सीजन कम है, और यहाँ पे क्या है जो CRT है, कैपिलरी रिफिल टाइम है, वो भी बढ़ जाता है, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा बढ़ जाता है। PI परफ्यूजन इंडेक्स जो होती है वो भी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो आपको जनरली ब्लड रिलेटेड कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, तो उसके बाद जो भी साइन सिम्टम्स आते हैं वो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे जितने भी क्या है फ्लूइड ओवरलोड और लंग्स से रिलेटेड और फ्लूइड ओवरलोड से रिलेटेड साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पेशेंट को डिस्पीनिया देखने को मिलेगा, या डिस्निया बोल सकते हैं, देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेशेंट में एडीमा देखने को मिलेगा। कैसा एडीमा देखने को मिलेगा, तो पिटिंग एडीमा
देखने को यहाँ पे मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, मतलब कि ये एडीमा, ये फ्लूइड ओवरलोड इतना बढ़ जाएगा कि क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी के लाइनिंग में फ्लूइड भर जाता है, प्लूरल एफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, और जगह नहीं मिलेगी और ओवरलोड होगा तो कहाँ पे फिर फिल हो जाएगा, यहाँ पे एसाइटिस हो जाएगा। अभी अभी ताज़ा ताज़ा बिल्कुल बताया था आपको, क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में यहाँ पे बढ़ जाएगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा। उसके बाद भी है तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं भाई, यहाँ पे हेपेटोमेगैली हो सकती है, हेपेटोमेगैली हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, फ्लूइड फिल्ड किडनी, यहाँ पे टिश्यू में पैरेन्काइमा में किडनी के हाइड्रो मतलब वाटर नेफ्रोसिस, वहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ये है जनरली क्या है, यही सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली फ्लूइड ओवरलोड लंग से रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं कार्डिक आउटपुट के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे लेफ्ट साइड का पूछा, लेफ्ट साइड का पूछा है। तो बात करते हैं पेरिफेरल एडिमा की, बात करते हैं पेरिफेरल एडिमा की। तो ये तो भैया राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है, ये तो राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है। प्रोडक्टिव कफ विद फोर्थी स्पुटम, प्रोडक्टिव कफ आता है, पल्मोनरी साइन सिम्टम्स भी आते हैं। एडीमा होता है जब तो कफ आएगा, जब एडीमा होगा फ्लूइड वहां पे भी जाएगा तो प्रोडक्टिव कफ आएगा, ये भी राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है। वेट गेन हुआ है, एडिमा की वजह से वेट गेन हुआ है, ये भी राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है, ये भी राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे हो गए हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे ये राइट साइड का क्या है, सिम्टम है, राइट साइड का सिम्टम है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तो अब क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ, चलिए राइट हार्ट फेलियर का ये भी सिम्टम है। तो लेफ्ट का पूछ रहा था, विच फाइंडिंग शुड रिपोर्टेड इमीडिएटली, लेफ्ट हार्ट साइड का फेलियर था, सारे के सारे तो दे दिए भैया, राइट हार्ट फेलियर के पूछ रहा है लेफ्ट का। तो यहाँ पे अब क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, यहाँ पे देख लीजिए पेरिफेरल एडिमा 110% राइट फेलियर का है, 110% है, वेट गेन 110% है। बात आती है जब कोल्ड एक्सट्रीमिटीज की, बात आती है जब कोल्ड एक्सट्रीमिटीज की कार्डिक आउटपुट कम है, कार्डिक आउटपुट लेफ्ट साइड में कम होता है, कार्डिक आउटपुट कम होता है। परफ्यूजन इंडेक्स मतलब क्या है, परफ्यूजन इंडेक्स का यहाँ पे जो हार्ट है वो कार्डिक आउटपुट कम है यहाँ पे, तो क्या है, ब्लड का जो वॉल्यूम है या ब्लड है जो वहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे हाथ पैरों में एक्सट्रीमिटीज में परफ्यूज नहीं हो पा रहा है सही से, परफ्यूज ही नहीं हो पा रहा है सही से। तो वार्मनेस नहीं है एक्सट्रीमिटीज में, वार्मनेस नहीं होती है, सीआरटी कैपिलरी रिफिल टाइम भी कम हो जाता है, तो ठंडे हाथ पैर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होंगे, ये तीनों तो नहीं होंगे। देखा जाए कायदे में तो ये वाला भी आप राइट फेलियर से जोड़ सकते हो, राइट हार्ट फेलियर से जोड़ सकते हो, क्योंकि एडिमा हुआ है, एडिमा की वजह से हाथ पैरों में ठंडा ठंडा होगा भाई, कोल्ड होगा, तो ये भी हो सकता है। बट अब तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, इन चारों में से कहीं ना कहीं तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोल्ड एंड एक्सट्रीमिटीज का जो निकलेगा, जो कनेक्शन निकलेगा, जो पैथोफिजियोलॉजी समझेगा, जो पैथोफिजियोलॉजी निकलेगी, तो वो यहाँ पे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आपका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे क्या है, परफ्यूजन नहीं है, कार्डिक आउटपुट लो है, वार्मनेस नहीं रहेगी एक्सट्रीमिटीज में, सीआरटी कम है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चॉइस नहीं है, ये आपको लगाना है और ये करेक्ट आंसर है। सिंपल, हर बात हर वीडियो में बोलता हूँ, लॉजिक के पीछे भागोगे तो मेडिकल सर्जिकल झक मार के तुम्हारे पीछे आने वाली है। तो ये क्या है आंसर, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, विच इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का बेस्ट मेथड क्या है, उसका प्लेसमेंट को हमको पता करना है अगर तो भाई सिंपल है, बहुत बार पढ़ा है, आस्क द पेशेंट टू स्पीक, इंजेक्ट एयर एंड लिसन ओवर द स्टमक, चेक पीएच ऑफ एस्पिरेट। तो चेक करने के मेथड तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, चेक करने के जो मेथड यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, और एक्सरे भी होता है। बट यहाँ पे पूछा है बेस्ट मेथड, पूछ क्या रहा है ये,
जनरली पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाई गोल्ड स्टैंडर्ड बता दीजिए मुझको, बेस्ट मेथड, कंफर्मेटरी मेथड पूछ रहा है। तो एक्सरे, एक्सरे क्या है, कंफर्मेटरी मेथड है यहाँ पे, एक्सरे क्या है, कंफर्मेटरी मेथड है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का अर्ली साइन क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। साइनोसिस लेट साइन है, हाइपोक्सिया होगा तो। कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस अर्ली साइन है। ब्रेडिकार्डिया लेट साइन है। और उसके बाद एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस काफी ज्यादा लेट साइन है। ये तो क्या है यहाँ पे, सिंपल सिंपल है कि भाई यहाँ पे ये जो है साइनोसिस, साइनोसिस की अगर मैं बात करूं तो साइनोसिस लेट साइन तो नहीं कह सकते हैं आप, मीडियोरकर कह सकते हैं, मीडियोरकर साइन है, ये हमारा अर्ली साइन है। ब्रेडिकार्डिया हमारा लेट साइन है। और बात करते हैं एब्सेंट की, ये लेट है, ये तो एक्सट्रीम लेट साइन है हमारा। तो सिंपल सिंपल हमारा कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस हाइपोक्सिया का क्या है, अर्ली साइन है हाइपोक्सिया का। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द मेन साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड। तो क्या पूछ रहा है कि भाई मेन साइन बताइए, प्राइम साइन बताइए, अल्टीमेट साइन बताइए, किस चीज का साइन बताइए कि एक जो पेशेंट है वो फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है, और जो कि वो पेशेंट आईवी फ्लूइड क्या है रिसीव कर रहा है, उसमें क्या हो गया है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। तो इसका पूछ क्या रहा है, प्राइमरी साइन पूछ रहा है फ्लूइड ओवरलोड का, और वो अभी भी रिसीव कर रहा है आईवी फ्लूइड। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ गया है। हाइपरटेंशन एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये क्या है भाई, ये आपको पता होगा, सबको पता होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया विद ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेन साइन पूछा है, ना अर्ली की बात कही है, ना लेट की बात कही है, ना मिड साइन की बात कही है। यहाँ पे पूछा है कि भाई कंफर्मेटरी साइन बता दीजिए, मेन साइन बता दीजिए। तो इंक्रीज आउटपुट जनरली क्या है, डिक्रीज आउटपुट यहाँ पे होता है, ये नहीं होगा। हाइपरटेंशन ऑब्वियसली हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड में, और जुगुलर वेन डिस्टेंशन तो मेन साइन है फ्लूइड ओवरलोड का, तो इसको हम अभी के लिए कंसीडर कर लेते हैं। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ता है, फ्लूइड बढ़ेगा तो। टैकीकार्डिया विद ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन टैकीकार्डिया जो है ये क्या है भाई, ये तो आपका डिहाइड्रेशन का साइन है। ये किसका है, ये तो डिहाइड्रेशन का साइन हो गया, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम नहीं है, टैकीकार्डिया होगा, कंपनसेट करेगा, और मेम्ब्रेन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या है, हाइपरटेंशन एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म फॉर अ पेशेंट विद न्यूट्रोपीनिया। एक पेशेंट है जिसको न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोपीनिया मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल्स काउंट जो है पेशेंट का वो कम हो गया है, डिक्रीमेंट में है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, मतलब पेशेंट का यहाँ पे WBC गिरा हुआ है, यहाँ पे WBC गिरा हुआ है, तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड करेंगे, प्रोवाइड फ्रेश फ्लावर, अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, गिव लाइव वैक्सीन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई यहाँ पे लॉजिक और ट्रिक की बात आ गई है, लॉजिक और ट्रिक की बात आ गई है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म फॉर अ पेशेंट विद न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया है पेशेंट को, न्यूट्रोपीनिया है पेशेंट को, WBC कह लो या तो न्यूट्रोफिल ही कह लेते हैं, चलिए क्या है, न्यूट्रोफिल्स कम है, न्यूट्रोफिल्स कम है, सिंपल सिंपल क्या है, पेशेंट का इम्यूनिटी कम है, पेशेंट का इम्यूनिटी यहाँ पे कम है। तो पेशेंट का इम्यूनिटी कम है तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है, तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड यहाँ पे नहीं होगा। प्रोवाइड फ्रेश फ्लावर्स देख लेते हैं, और आगे के अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रॉ फ्रूट मतलब क्या है कि कच्चे फल नहीं देने हैं, कच्ची सब्जियां नहीं देनी है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, डर्ट हो सकता है, पेशेंट का न्यूट्रोफिल है वैसे ही WBC कम है और इन्फेक्शन हो जाएगा।
गिव लाइव वैक्सीन, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, लाइव वैक्सीन तो देना ही नहीं है। लाइव वैक्सीन क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंट लाइव क्या है, एजेंट्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के। तो हेल्दी इंसान में, हेल्दी इम्यूनिटी वाले इंसान में लाइव वैक्सीन दी जाती है। बट लाइव वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ये क्या है भाई, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं लाइव वैक्सीन। किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं? प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। और किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं? ये इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट तो हमारा है यहाँ पे WBC न्यूट्रोफिल्स तो कम है, तो क्या है, लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और फ्रेश फ्लावर का यहाँ पे किस्सा नहीं है। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, तो ये करना है हमको, क्या है, ये इंटरवेंशन देना है, ये एजुकेशन उसको देना है। अब इंटरवेंशन वर्ड आ गया, इंटरवेंशन ही ढूंढोगे, तो इंटरवेंशन तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूड है, तो फ्लूड थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जिसका WBC कम है, ठीक। तो यहाँ पे अवॉइड रॉ फ्रूट आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड द नर्स डू इफ द पेशेंट हैज अ सीजर व्हाइल सिटिंग इन अ चेयर? भाई एक पेशेंट था, एक नर्स है, पेशेंट को चेयर पे जो बैठा था उसको सीजर आ गए हैं, क्या है, सीजर आ गए हैं। और क्या करना है अब, नर्स डू क्या करना है, व्हाट शुड द नर्स डू? अब नर्स क्या करेगी, अब नर्स क्या करेगी या क्या करेगा? रिस्ट्रेन द पेशेंट मूवमेंट्स, पेशेंट के मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन कर दो। होल्ड द पेशेंट अपराइट इन द चेयर, पेशेंट को सीधा पकड़ के बैठ जाओ चेयर में, मतलब उसको सीधा रखो चेयर में ही। लोअर द पेशेंट टू द फ्लोर सेफली, पेशेंट को चेयर से उतार के सेफली फ्लोर पे लिटाल देना है, हमको उसको प्लेस करना है। इंसर्ट एन ओरल एयरवे इमीडिएटली, ओरल एयरवे इमीडिएटली मेंटेन करना है, एयरवे मेंटेन करना है। अब भाई एयरवे दिख गया, एयरवे दिख गया, लगाएंगे बच्चे ABC, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयरवे सर ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेना है किसका, सीजर का, सीजर का कॉन्सेप्ट समझना है। सीजर में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। सीजर में कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे ही पेशेंट को सीजर आना है, तो पहले जैसे भी आ रहा है पेशेंट को सीजर, तो आपको सबसे पहले, अगर आपके सामने आया है, टाइम देखना है, घड़ी नोट करनी है, टाइम देखना है, तुरंत टाइम देखना है, क्योंकि पता लगेगा कि कब से कब तक सीजर आया है। तो अगर ऑप्शन में ये है तो आपको ये लगाना है, अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या करना है, पेशेंट का सीन सेफ करना है, सीन सेफ्टी करना है, पेशेंट को फिजिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं करना है, पेशेंट के मूवमेंट, जो सीजर में जर्की जो मूवमेंट्स होते हैं क्लोनिक टोनिक सीजर वाले में, तो उसको मूवमेंट को पकड़ के रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना है, इंजरी हो जाएगी, पेशेंट फोर्स लगाएगा, आप इधर से पकड़ोगे, फ्रैक्चर हो जाएगा पेशेंट के, तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है। उसके बाद पेशेंट को लिटाल के साइड लेटरल पोजीशन देनी है, पेशेंट को साइड लेटरल देंगे तो फ्रॉथी सलाइवा जो आता है पेशेंट के सीजर में, वो बाहर क्या है, सलाइवा जो है बाहर निकल जाएगा, स्प्रेट नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है पेशेंट साइनोसिस और वो सारी चीजें हैं, तब आपको एयरवे मेंटेन करना है। यहाँ पे शुरुआत से देखेंगे तो टाइम चेकिंग वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो रिस्ट्रेन द पेशेंट मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है, फ्रैक्चर हो जाएगा। होल्ड द पेशेंट अपराइट इन द चेयर, चेयर पे नहीं बैठाना है, होल्ड नहीं करना है, गिर जाएगा चेयर से, वो होल्ड भी नहीं करना है, फ्रैक्चर हो जाएगा। लोअर द पेशेंट टू द फ्लोर सेफली, पेशेंट को लोअर करना है, पेशेंट को लिटालना है फ्लोर पे सेफली, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट एन ओरल एयरवे अभी नहीं आएगा, कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है दैट पेशेंट इज हैविंग अ सीजर एंड हैविंग समथिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन और एस्पिरेशन और सलाइवा एस्पिरेशन इन द एयरवे, तो एयरवे का कोई अभी जिक्र नहीं आया है। तो यहाँ पे एयरवे वाला ये कॉन्सेप्ट मत लगाना हर जगह, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, लोअर द पेशेंट टू द फ्लोर सेफली, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोगों को बता दिया है। आगे करते चलते हैं। विच सिम्टम इंडिकेट्स अ पेशेंट इज डेवलपिंग सेप्टिक शॉक? क्या है भाई, हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है, सेप्टिक शॉक आ गया है। बताइए, सारे के सारे ऑप्शन हैं, कौन सा सिम्टम है जिससे पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि पेशेंट सेप्टिक शॉक में है? ठीक, वार्म फ्लश्ड स्किन एंड फीवर, ब्रेडिकार्डिया एंड नॉर्मल बीपी, हाइपरटेंशन एंड स्लो पल्स, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज।
अब बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की, तो उसमें टैकीकार्डिया होता है, उसमें हाइपोटेंशन होता है। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे भी सेप्टिक शॉक में क्या भी बता देता हूं मैं आपको, जैसे हाइपोवोलेमिया का बताया था, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, हार्ट रेट बढ़ेगा, स्किन वार्म हो जाएगी, वार्म स्किन हो जाएगी, फ्लश्ड फेस हो जाएगा, रेड कलर का स्किन हो जाएगा, और क्या होगा फ्लश फेस हो जाएगा, मतलब रेडिश कलर का क्या है, फेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, इसमें बीपी नॉर्मल नहीं रहता है, ब्रेडिकार्डिया तो होता ही नहीं है, टैकीकार्डिया होता है। यहाँ पे हाइपरटेंशन होता है, स्लो पल्स यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे टैकीकार्डिया रहता है, जो पल्स है वो फास्ट होती है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे नहीं रहते हैं। ये किसका है भाई, ये तो हाइपोवोलेमिया का है। ये किसका है, हाइपोवोलेमिया का है। हाइपोटेंशन में जाएगा, हाइपो में जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कोल्ड ठंडे हाथ पैर पड़ जाते हैं। और यहाँ पे सेप्टिक शॉक में हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ते, रेड कलर के हो जाते हैं, वार्म एक्सट्रीमिटीज हो जाते हैं। और खास तौर पे जो फेस है, किसी को सेप्टिक शॉक है तो फेस जो है रेड कलर का हो जाएगा, फ्लशी फेस हो जाएगा, वार्म फ्लश्ड स्किन एंड फीवर आ जाएगा। फीवर ये पैथोजेनिक नहीं है, ये फीवर पैथोजेनिक नहीं है। ये क्या है, ये हमारा ये नर्वस रिस्पॉन्स की वजह से वाला फीवर होता है इमीडिएट। बट अगर किसी क्लाइंट को सेप्टिक शॉक, मतलब प्रॉपर क्या है वो, सेप्टिक शॉक किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आया है, या फिर क्या कह सकते हैं आप, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया वगैरह की वजह से आया है, तो फिर उसका ये रीजन है। बट अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि वार्म रहता है, फ्लश रहती है स्किन, फीवर रहता है, गर्म रहता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हाइपोवोलेमिक शॉक में होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए यहाँ पे आंसर बन जाएगा, वार्म फ्लश्ड स्किन एंड फीवर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में 70 to 100 हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, मेडिकल सर्जिकल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्पेशलिटी उठाएंगे। 100 MCQs नेक्स्ट स्पेशलिटी के सॉल्व करवाऊंगा, जैसे मेडिकल सर्जिकल के करवाए हैं, एक एक MCQs को तोड़ के, भाई क्या रीजन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पैथोफिजियोलॉजी चल रहा है, एक एक चीज सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके बिल्कुल बताता रहूंगा। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप तैयारी बढ़िया चल रही होगी, नहीं चल रही है तो कमर कस लीजिए। और हमारा जो नॉर्सेट का एक्सप्रेस सीरीज चल रहा है वो भी आप लोग पढ़ते रहिए, बिकॉज द कैंडिडेट हु आर फिलिंग दैट पर्टिकुलर नॉर्सेट फॉर्म, हु आर फिल्ड द नॉर्सेट फॉर्म्स, और जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो भी वहां से हमारी वीडियो से जीडीसी नर्सिंग परिवार का जो चैनल है जीडीसी नर्सिंग, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।